बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स सेकेंड ईयर फिजिक्स और हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा है प्रॉब्लम नंबर 6 सेक्शन बी का। व्हाट विल बी द रिलेटिविस्टिक स्पीड एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इफ रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द पार्टिकल विल बी डबल्ड देन द रेस्ट मास। और यहाँ पर इन्होंने पार्टिकल का नाम नहीं बताया है, तो हम यहाँ पर और पार्टिकल का मास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर खुद से मास नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिविस्टिक स्पीड मालूम करनी है, यानी कि आपको v मालूम करना है पार्टिकल का, मोमेंटम मालूम करना है, मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्टिकल की कंडीशन दी हुई है कि पार्टिकल का जो रिलेटिविस्टिक मास है वो उसका जो रेस्ट मास है, जिसको हम एम नॉट से डिनोट करते हैं, उसका डबल है। तो ये हो जाएगी कंडीशन m इज इक्वल टू 2m0। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है हमारे पास एम नॉट हमें समझने गिवन नहीं है, तो अगर आंसर हमारा एम नॉट में आएगा तो हम उसको फिर ऐसे ही छोड़ेंगे, हम अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रिलेटिविस्टिक मास जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमने मास इंक्रीमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, एम इज इक्वल टू, ठीक है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप ये देखिए कि आप क्या करेंगे कि ये जो आपकी कंडीशन दी हुई है एम इज इक्वल टू 2m0, ये पुट कर देंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ से हम भी कैलकुलेट करेंगे, m की जगह मैंने 2m0 पुट किया, m नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर आप ये जो पूरा आपके पास फैक्टर है अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इस पूरे फैक्टर को हम यहाँ पे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 2 को यहाँ लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हाफ। उसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट रिमूव हो गया और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर 1/4 को आप इधर लेके आ जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 में से जब माइनस करेंगे 1/4, ये एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 1 3/4। तो ये आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, आपको v की वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर होगा 3/4 सी स्क्वायर। अब आपको v की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर रिमूव करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने से फिर क्या होगा, ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे इसका इस तरह से, ठीक है, और इसका ठीक है इस तरह से आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट जो है फिर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये जो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा सी, और ये अंदर ही रहेगा अंडर रूट 3/4। फिर अंडर रूट 4 को भी आप इसको बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 4 आपको पता है कि क्या होता है, 2 होता है, तो आप इसको 2 लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा, तो v आ जाएगा अंडर रूट 3/2 सी। तो ये इस तरह से भी आंसर आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी आ गई या आपके पास स्पीड आ गई, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी इस तरह आंसर छोड़ सकते हैं, ये सही होगा। ठीक है, लेकिन आपको देखें स्पीड ऑफ लाइट पता है कांस्टेंट होती है 3 एक्सपोनेंट 8, तो आप 3 एक्सपोनेंट 8 की वैल्यू पुट करके फाइनल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके भी आपको बता दिया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंडर रूट 3 को इससे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगा 2.598 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गई रिलेटिविस्टिक स्पीड। अब मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, एम वी, ठीक है, एम हमें गिवन है 2m0 और वी हमने कैलकुलेट किया है अंडर रूट 3/2 सी। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट मैं पहले लिख रही हूँ अंडर रूट 3m0 सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सी की वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सी की वैल्यू पुट करने के बाद भी हमारा एक पूरा न्यूमेरिकल आंसर नहीं आएगा, वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ पे m0 मौजूद रहेगा, क्योंकि हमें मास ऑफ पार्टिकल नहीं पता है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल नहीं पता, इसलिए हम m0 पुट नहीं कर सकते, आंसर हमारा m0 में आएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है, मोमेंटम का अंडर रूट 3m0 सी। ठीक है, और इसका यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट क्या होगा, ठीक है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है आपके पास न्यूटन सेकंड, ये आप लिख दें। ठीक है, न्यूटन सेकंड में कि आपका मोमेंटम आता है, ये लीनियर मोमेंटम है। उसके बाद है नेक्स्ट, अ बिल्डिंग हैज 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 watts each, 10 fans of 60 watts each, 10 tube lights of 40 watts each, and 1 electric iron of 1000 watts. Find the number of units used in 30 days if all the appliances
are used 4 hours a day. Find also the expenditure if the electric rate per unit is 90 पैसा। ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और उसमें ठीक है 5 जो हैं बल्ब हैं और हर बल्ब का ठीक है पावर क्या है 100 वॉट। ठीक है, पावर दी हुई है। फिर 10 फैंस हैं ठीक है और हर फैन का ठीक है पावर क्या है 60 वॉट। फिर 10 ट्यूबलाइट्स हैं और हर ट्यूबलाइट की पावर क्या है 40 वॉट्स। और फिर एक आयरन है और उसकी जो है पावर क्या है 1000 वॉट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सारे जो हैं इन चीज़ों की टोटल पावर कैलकुलेट करेंगे। तो एक बल्ब की पावर अगर 100 वॉट है ठीक है, तो 5 बल्ब की कितनी होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 बल्ब ठीक है 5 बल्ब की पावर क्या होगी। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्ब्स की हो गई 500 वॉट। ठीक है, इसी तरह से मैंने आगे कर लिया। ठीक है, अगर 10 फैन है तो 10 फैन की कितनी होगी 10 मल्टीप्लाई बाय 60 600 वॉट। 10 ट्यूबलाइट्स हैं ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 40 400 वॉट। ठीक है, एक की अगर 40 है तो 10 फैन की कितनी होगी मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है एक आयरन की कितनी है ठीक है 1000 वॉट। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है अब हम ये देखेंगे हमने सारी जो है पावर्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब आपको कैलकुलेट करना है कि अगर ये सारी चीज़ें इतने बल्ब और फैन और ये सारी लाइट अगर ये 30 डेज तक यूज़ करें और कितना एक दिन में 4 आवर्स यूज़ करें। ठीक है, एक दिन में 4 घंटे अगर इनको चलाएं सारी अप्लाइंसेस को और एक महीने तक यानी 30 डेज तक चलाएं तो कितने यूनिट्स बनेंगे, यानी कितना बिजली के बिल में आपके पास यूनिट्स आते हैं, नंबर ऑफ यूनिट यूज़, वो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने यूज़ होंगे या कितने बनेंगे वो आपको कैलकुलेट करने हैं। और फिर उन यूनिट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सपेंडिचर यानी उसकी कॉस्ट कितनी होगी, यानी कितना बिल उसका पे करना पड़ेगा। और उन्होंने बता दिया कि एक यूनिट जो है ठीक है उसकी कॉस्ट है 90 पैसा। तो अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएंगे तो हम उसको 90 पैसा से मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट या एक्सपेंडिचर या उसकी कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ जाएंगे। ठीक है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं उससे कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले टाइम पे आ जाएं। टाइम हमारा देखें है हमारे पास एक दिन में 4 घंटे हैं और कितने डेज़ के लिए 30 डेज़ के लिए मालूम करना है। तो 30 डेज़ में फिर कितने घंटों के लिए हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 120 आवर, यानी एक चीज़ जो है वो 120 आवर के लिए चल रही है। ठीक है, तो और फिर ये क्योंकि आर में है आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अब आप पहले 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर में 60 मिनट्स और फिर मिनट्स को सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो टाइम आ गया मेरे पास ये सेकंड्स में 432000। ठीक है, और पावर जो है मैंने देखी यहाँ पर ठीक है टोटल पावर हमें करनी है कि निकालेंगे अभी। ठीक है, रेट हमें दिया हुआ है 90 पैसा और नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं और कॉस्ट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप टोटल पावर निकालेंगे सारी अप्लायंसेस की, यानी कि बल्ब, फैन और ये क्या है आपके पास ट्यूबलाइट्स और ये आपकी आयरन। ठीक है, इन सब की आपने क्या किया है ठीक है सारी पावर जो आपने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद आ गया 2500 वॉट टोटल पावर यूज़ हो रही है। ठीक है, ये समझ लें कि उसके हिसाब से है डेली बेस के हिसाब से। अब आप इसके पूरे हिसाब से देखेंगे कितने टाइम में एक महीने में कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो एनर्जी यूज़ हो रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। हमें पता है पावर का जो एक फार्मूला होता है ठीक है ये आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका जो पावर का एक फार्मूला होता है पावर इज़ द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। एक तो होता है रेट ऑफ वर्क अपॉन टाइम और एक होता है आपके पास ठीक है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी ठीक है डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इस फॉर्मूले से एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एनर्जी हो जाएगी हमारे पास ठीक है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, पावर वॉट में है सही यूनिट है, टाइम आपका सेकंड में आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी भी स्टैंडर्ड यूनिट में आएगी यानी जूल में आएगी। इतनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं सारे अप्लायंसेस कितने ठीक है 30 डेज़ में। अब यहाँ पर ये जूल में एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट आवर में। ये होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और हमें पता है कि 1 किलो वॉट आवर कितने जूल के बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के। ठीक है, तो अब हमें जूल से इसमें कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे इससे 3.6 एक्सपोनेंट 6 से, तो ये कन्वर्ट होगा किलो वॉट आवर में।
ठीक है, मैंने डिवाइड किया, ठीक है, 1.08 एक्सपोनेंट 9 को 3.6 एक्सपोनेंट 6 से, तो ये आगे मेरे पास 300 किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी एनर्जी यूज़ हो रही है 300 किलोवाट आवर। अब यूनिट का क्या हिसाब होता है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई भी अप्लायंस 1 किलोवाट एनर्जी यूज़ कर रही है तो उसका क्या आता है, फिर 1 यूनिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 300 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ हो रही है तो इसका मतलब है कितने यूनिट्स आएंगे, 300 यूनिट्स आएंगे। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए हमारे पास 300 यूनिट्स। अब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर 300 यूनिट्स हैं और एक यूनिट जो है वो 90 पैसा का है तो फिर इसका बिल कितना बनेगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 90। रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा 27,000 पैसा। क्योंकि 90 पैसा में दी हुआ है तो ये आपको अमाउंट भी अभी पैसा में आ रहा है। अब आपको ज़्यादा इसको रुपीज़ में चाहिए तो आप पैसा को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसा। तो अब पैसा को जब आप रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया ₹270, यानी 270 रुपीज़ का जो है कॉस्ट है इन सारी चीज़ों की, ये एक्सपेंडिचर है, ये हमारी कॉस्ट आ गई, या मतलब एक तरह का बिल आ गया ये 270 रुपीज़। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज शीट हैविंग 6 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन इट exerts a force of 4.3 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन। और ये आपके पास, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दिया हुआ 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम जो है कुछ इसमें, ठीक है, यानी कि मिसिंग है। और ये यहाँ पे इन्होंने असल में तो ये देखें लिखा ये है, लेकिन ये इसे आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, रॉन्ग है ये। लिखा तो ये कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ऑफ अ चार्ज शीट की, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करनी है। और चार्ज जो है उस पर वो 6 माइक्रोकूलम है, चार्ज ऑन इट, ठीक है, और एक्सर्ट्स ऑफ फोर्स, और वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है इतने न्यूटन, और ये आपकी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ठीक है, आपके पास ये देख लें न्यूमेरिकल में कि आपके पास अगर ये एक चार्ज शीट है, ठीक है, सपोज हम करते हैं पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी चार्ज बॉडी होती है, या चार्ज शीट हो या चार्ज स्फीयर हो, उसको आपको ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह भी कि आपके पास इसका जो है चार्ज पता हो और इसका एरिया पता हो, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो अब अगर ये जिन्होंने दिया हुआ 6 माइक्रोकूलम, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि चार्ज शीट का चार्ज है, तो फिर हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया से फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एरिया से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज को डिवाइड करके, जो चार्ज है उसको एरिया से डिवाइड करके हम सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है, दूसरा जो मेथड होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास एक चार्ज शीट है, उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके आपने इन फ्रंट में किसी पॉइंट पर आपने एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है ये, ठीक है, दूसरा चार्ज प्लेस किया हुआ है, वो बॉल पे है, वो किसी तरह से भी कहीं पे भी है, तो वो आपने यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, और उस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो ई होती है, और उस चार्ज के ऊपर इस चार्ज शीट की वजह से जो फोर्स लग रही होती है वो एफ होती है। ठीक है, ये पॉइंट पी है ये। ठीक है, तो अब इस तरह से जब ये होता है कि जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, वो एफ होती है, तो ये जो चार्ज गिवन होता है, जो फोर्स गिवन है, ठीक है, इस पर, तो फिर ये जो चार्ज गिवन होगा, ठीक है, वो किसका होगा, वो इसका होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका चार्ज हमें गिवन है, जो ये चार्ज बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो फिर हम उसको फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट की होती है और सिग्मा किसका होता है, इस चार्ज शीट का होता है ये। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एफ अपॉन क्यू। तो एफ जो होती है फोर्स ऑन दिस चार्ज होती है, ठीक है, बाय दिस शीट, और फिर जो चार्ज होता है एफ अपॉन क्यू में, वो चार्ज इसका होता है, शीट का नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, ठीक है, समझ लें कि इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि चार्ज हमारे पास फिर चार्ज शीट का नहीं है, चार्ज हमारे पास शीट का नहीं है, बल्कि किसका होना चाहिए, ठीक है, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस है उसका चार्ज हमारा है 6 माइक्रोकूलम। तो हम इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपका बिल्कुल सिंपल है इसका मेथड। पहले डाटा बना लें, सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, चार्ज शीट की चार्ज डेंसिटी,
और चार्ज जो है वो जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ पे चार्ज प्लेस है 6 माइक्रोकूलम। माइक्रो को मैंने चेंज कर लिया 10⁻⁻6 और फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो है 4.3 एक्सपोनेंट -5 और ये आपके पास है एप्सिलॉन नॉट 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब सेकंड एप्लीकेशन जो है गॉसेस लॉ की, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी का फॉर्मूला आता है हमारे पास, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ चार्ज शीट वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ई जो होता है हमारे पास एफ अपॉन क्यू, ठीक है, और एफ होती है फोर्स ऑन दैट चार्ज जो कि इन फ्रंट में रखा हुआ है, और वो चार्ज भी किसका होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, जो अपने चार्ज शीट रखा होता है। तो ये एफ अपॉन क्यू है, सिग्मा है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा का फॉर्मूला बनाएंगे, सिग्मा होगा एफ इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्यू। यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर दी फोर्स की, एप्सिलॉन नॉट की और क्यू की, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा मेरे पास 1.2685 एक्सपोनेंट -10 और इसका यूनिट होता है, क्योंकि ये आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो यूनिट भी इसके हिसाब से बनाएंगे, चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है हमारा न्यूमेरिकल फाइंड आउट डिके कांस्टेंट, ठीक है, फाइंड आउट डिके कांस्टेंट ऑफ पोलोनियम, ठीक है, और इसका दिया हुआ है इन्होंने, इट्स हाफ लाइफ इज 138.38 डेज, ठीक है, हाफ लाइफ गिवन है और डिके कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। डिके कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये डिके कांस्टेंट है, यहाँ वेवलेंथ नहीं है, ये डिके कांस्टेंट है लैम्डा, इसका यूनिट सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है, और हाफ लाइफ जो है इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास 138.38 डेज, डेज से हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तभी हमारे पास लैम्डा जो है वो सेकंड इनवर्स में आएगा। तो हम डेज से जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, 24 से मल्टीप्लाई किया, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, 60 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 से मल्टीप्लाई किया, ये अब सबको मल्टीप्लाई करके जो टाइम आएगा ये आएगा आपके पास, ठीक है, सेकंड में, ठीक है, सेकंड में टाइम आ गया। उसके बाद हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, तो लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा डीके कांस्टेंट 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है, ये इसको आप यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, टी हाफ हमने, ठीक है, सेकंड में लिया है, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसको इससे डिवाइड किया, मेरे पास आ रहा है 5.796 एक्सपोनेंट -8 और लैम्डा का यूनिट क्या बनेगा, ठीक है, अगर देखें टाइम का सेकंड है तो ये इसका बन जाएगा सेकंड इनवर्स, तो ये आ गया डिके कांस्टेंट 5.796 एक्सपोनेंट -8 सेकंड इनवर्स, तो ये आ गया हमारे पास डिके कांस्टेंट। तो ये हमने मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं सेकंड ईयर ऑफ फिजिक्स।